नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक है 6-7। तो अगले 5-7 दिनों में इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हम सेकंड ग्रेड भर्ती है उसी को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस भी भर्ती में इकोनॉमिक्स आती है उन सभी भर्तियों की ये कॉमन टॉपिक है, जैसे चाहे आरएस भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आय एनआई यानी नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले संसार का एक साधारण सा नियम है कि हम कोई भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, हम केवल कर सकते हैं उसकी उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में वृद्धि किस हिसाब से कर सकते हैं? जैसे रूप परिवर्तन द्वारा। रूप परिवर्तन कैसे? मान लो कि कहीं से लोहा निकला है, हम भी लोहा कबाड़ वाले को देते हैं 10 रुपये 20 रुपये किलो, लेकिन उसी लोहे की जब हम कोई मशीन बना देते हैं, कुल्हाड़ी बना देते हैं, 10 किलो लोहा वैसे तो 20 रुपये किलो में 200 रुपये मिल जाएगा, लेकिन उसी 10 किलो लोहे की मशीन बनाकर बेचेंगे, रूप परिवर्तन करके बेचेंगे, तो वो हजारों में बिकेगी। तो रूप परिवर्तन के द्वारा क्या हो जाती है? उपयोगिता में वृद्धि। उसी प्रकार स्थान परिवर्तन द्वारा उपयोगिता में वृद्धि। जम्मू कश्मीर में सेव बहुत सारी उत्पादित हो रही है, तो वहां पर तो लोगों को आवश्यकता से ज्यादा सेवें मिल रही है। यदि वही सेव राजस्थान पहुंचा दी जाए, स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, तो उनकी उपयोगिता में क्या हो जाती है? वृद्धि। इसी प्रकार समय के द्वारा उपयोगिता में वृद्धि भी हो जाती है। आज किसी चीज का स्टोर कर लेते हैं, और जैसे प्याज है, उत्पादन के टाइम बहुत सारे प्याज होते हैं, लेकिन वही 6 महीने बाद उनकी उपयोगिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उस टाइम प्याज मात्रा कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु की उपयोगिता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और उपयोगिता में वृद्धि के द्वारा एक व्यक्ति साल में कुछ न कुछ रुपये कमाता है। कोई नौकरी करके रुपये कमाता है, कोई व्यवसाय करके रुपये कमाता है। तो जितने एक साल में उस व्यक्ति ने रुपये कमाए, वो उस व्यक्ति की क्या है? आय है। उसी प्रकार जितने रुपये एक देश एक वर्ष में कमाता है, वो उस देश की क्या है? आय है। तो एक देश द्वारा एक वर्ष में जितने रुपये कमाए वही उसकी क्या होगी? राष्ट्रीय आय। सरल भाषा में, परिभाषा के तौर पर इसको लिखा जाए एनआई को नेशनल, तो एक वर्ष या फिर इसको निश्चित समयावधि भी कह सकते हैं। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग देश की सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय आय है। अब देखो यहां से कितने प्रश्न बन जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रश्न बन गया कि राष्ट्रीय आय एक निश्चित समयावधि से संबंधित है, एक वर्ष से संबंधित है, और भारत के संबंध में यह वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना कब से कब तक की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे 2021 की गणना करनी है तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। 2021-22 वित्तीय वर्ष की गणना करनी है तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो यह बात हो गई एक वर्ष की। और भारत में यह वित्तीय वर्ष होता है
1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, मार्शल ने अपनी परिभाषा में इसे कहा है भौतिक और अभौतिक वस्तु। इसको ऐसे समझ सकते कि एक तो वस्तु जैसे लोहे से मशीन बनाई वो तो हमें दिखाई दे गई, लेकिन डॉक्टर भी रुपये कमाता है, वो किस द्वारा कमाता है? सेवा द्वारा। वो कोई वस्तु का उत्पादन थोड़ी करता है, तो वो क्या हो गई? अभौतिक वस्तु, या उसे क्या कहते हैं? सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी जिस सेवा का मौद्रिक मूल्य में माप किया जाता है वही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती है। जैसे मान लो कि हर घर के अंदर औरतें घर का काम करती है, अब काम तो वो भी कर रही है, लेकिन उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में हम माप नहीं कर रहे हैं, मौद्रिक मूल्य नहीं है। वही काम इसका एक अपवाद स्वरूप है। जैसे मतलब एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है, मान लो कि 2 घर है आस पड़ोस में, दोनों की औरतें अपने अपने घर में काम कर रही है, तो वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। जब वही औरतें आपस में चेंजिंग कर ले कि वह उसके घर काम करेगी, वह उसके घर काम करेगी, और वह भी उस औरत को 5,000 रुपये दे रही है, वह भी 5,000 दे रही है, तो उसकी वो दोनों की 10,000 राष्ट्रीय आय में क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी। अब काम तो वो अपने अपने घर में कर रही है, तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है, और आपस में चेंज कर रही है, दोनों 5,000 हुआ, उसको 5,000 दे रही है, वह उसको दे रही है, बात तो बराबर है, लेकिन वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। यानी जो मौद्रिक मूल्य वस्तु और सेवाओं का वही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। और देश की सीमाओं के भीतर, इसका मतलब है कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर ही उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो भारत के अंदर जैसे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो भारत की सीमाओं के भीतर जितने भी रुपये का उत्पादन हुआ उसको क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो भारत के अंदर अमेरिका की कंपनी है, वह काम कर रही है, उत्पादन तो उसने भी भारत में ही किया है, लेकिन वह अपनी आय कहाँ ले जाएगी? जितने रुपये कमाएगी अमेरिका ले जाएगी, तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसी प्रकार भारत के व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब वह काम तो वहां कर रहे हैं, लेकिन आय कहाँ लाएंगे? भारत में लाएंगे, तो उसको शामिल करेंगे। इसे शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय ज्ञात निकालते हैं। तो ये हो गई राष्ट्रीय आय की बात। यहां पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? एक वित्तीय वर्ष का कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही सम्मिलित की जाती है, यानी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। किन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है? जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादन होता है उसी का माप क्या है? राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 अवधारणाएं हैं। जैसे देखो, एक है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। बिल्कुल सरल है, ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इनको मैं आराम से समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें और आपको बताता हूं। जो राष्ट्रीय आय होती है वह 2 मूल्य पर निकाली जाती है, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। अब देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, हमेशा राष्ट्रीय आय चालू मूल्य की क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी? स्थिर मूल्य के अंदर कोई आधार वर्ष मान लिया जाता है। हर साल क्या होता है? वस्तुओं के रुपये बढ़ते रहते हैं। आज 5 रुपये का ये मार्कर है तो अगले साल 6 का होगा, उससे अगले साल 7 का होगा। तो यदि इसका इस साल तो 5 रुपये के हिसाब से जोड़ दिया, अगले साल 6 रुपये के हिसाब से जोड़ दिया, तो राष्ट्रीय आय तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इससे नहीं है।
इसकी गणना के लिए कोई एक आधार वर्ष माना जाता है। जैसे मान लो 2011-12, अभी वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष है? 2011-12। 2011-12 में यदि किसी पेन का मूल्य कितने रुपये था? 5 रुपये था, और 2020 में हो गया 7, और 1999 में था 3 रुपये। तो आधार वर्ष 2011-12 है, तो इस 3 रुपये को भी क्या मान लेंगे? 5 रुपये, और इस 7 को भी क्या मान लेंगे? 5 रुपये। बाद में गणना करेंगे राष्ट्रीय आय कितनी है। तो स्थिर मूल्य के आधार पर, तो स्थिर आधार वर्ष के आधार पर ज्ञात करेंगे स्थिर मूल्य तो, और चालू मूल्य वर्तमान की कीमत। जैसे मान लो 5 पेन बेचे, तो 7 5 35, वर्तमान वर्ष की तो आय कितनी होगी? 35, और आधार वर्ष के हिसाब से निकालेंगे वो क्या, कौन सी आय होगी? स्थिर मूल्य की। तो यही 5 पेन की कीमत है 25, यानी आधार वर्ष के आधार पर तो उसी 5 पेन की कीमत 25 रुपये, और चालू के आधार पर कितनी है? 35 रुपये। तो हमेशा चालू जो वर्ष है, हमेशा चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या होगी? ज्यादा होगी, स्थिर मूल्य पर हमेशा कम होगी। स्थिर मूल्य से निकालने के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है, और उस टाइम के मूल्य से जो वस्तुएं होती है ना, उनकी राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष कौन से है? 2011-12, यानी 2014 के अंदर ये चेंज कर दिया, और कौन सा बना दिया? आधार वर्ष 2011-12। पहले कौन सा था? 2004-5, पहले 2004-5 था, और अब आधार वर्ष कौन सा कर दिया? 2011-12। यहाँ पे ये मोस्ट प्रश्न बन जाता है। अभी वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। क्लियर है? अब एक चीज और, यह तो बात होगी स्थिर मूल्य और चालू मूल्य की। दूसरा एक और होता है बाजार मूल्य और फैक्ट्री मूल्य। इससे तो बाजार मूल्य को तो कहेंगे एमपी, यानी मार्केट प्राइस, और जो फैक्ट्री मूल्य होगा उसको कहेंगे एफसी, यानी फैक्ट्री कॉस्ट, उत्पादन लागत भी कहते हैं इसको। उत्पादन लागत, उत्पादन मूल्य। अब देखो इनमें क्या अंतर है। यही पेन बाजार में कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 रुपये में, लेकिन इस पेन पर क्या होगा? टैक्स जुड़ा हुआ होगा। कंपनी ने 4 रुपये में उत्पादित किया, सरकार ने 1 रुपये इस पर क्या ले लिया? टैक्स ले लिया, तो यह पेन कितने का हो गया? 5 रुपये का। तो इस पेन की बाजार मूल्य तो कितने हो गए? 5 रुपये, और फैक्ट्री मूल्य यानी मना कितने में? ये 4 रुपये में। तो हमेशा जो बाजार मूल्य और फैक्ट्री मूल्य में क्या होता है? अंतर। अब यहां ये मत मान लेना कि हमेशा ये बाजार मूल्य ज्यादा फैक्ट्री मूल्य कम, यहां उल्टा भी हो सकता है। एक तो सरकार लगाती है टैक्स, और दूसरी देती है सब्सिडी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, वो कंपनी ने बनाई 60,000 में। कंपनी ने कितने में बनाई? 60,000 में। अब सरकार ने उस पर क्या दे दी? 10,000 की सब्सिडी की। भी 10,000 रुपये तो हम आपको देंगे, और आप इसको ग्राहक को बेचो 50,000 में। ग्राहक को कितने में बेचो? 50,000 में। यदि आपकी स्कूटी का मूल्य 60,000 है, लेकिन हम आपको क्या देंगे? 10,000 की सब्सिडी देंगे। जो ग्राहक को सब्सिडी दे रहे हैं वो डायरेक्ट आपको दे देंगे। आप ग्राहक को कितने बेचो? 50,000 में बेचो। तो इसकी फैक्ट्री मूल्य तो कितना है? 60,000, और बाजार मूल्य कितना हो गया? 50,000। यानी बाजार मूल्य और फैक्ट्री मूल्य में टैक्स और सब्सिडी के कारण हमेशा डिफरेंस चलता है। ये बात समझ में आ गई? फैक्ट्री मूल्य कौन से? जिस मूल्य पर वस्तु का उत्पादन हुआ है। बाजार मूल्य कौन सा है? जिस मूल्य पर वस्तु उत्पादित की जा रही है। सरकार सब्सिडी कम देती है, टैक्स हमेशा ज्यादा लेती है। तो मैक्सिमम जो मार्केट प्राइस वाला मूल्य है वह हमेशा क्या जाएगा? ज्यादा आएगा, और जो फैक्ट्री कॉस्ट वाला है वह क्या आएगा? कम आएगा। समझ में आ गई दोनों चीजें? अब बात करते हैं हम जो ये राष्ट्रीय आय की 4 उदाहरण हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। कि भाई जीडीपी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यहां जो आगे जी और एन लगे हुए हैं ना, इनका मूल्य, इनका क्या होगा, या तो होगा सकल ग्रोस या होगा नेट, सकल या ग्रोस। इसी प्रकार ये जी एन है, ये भी सकल और नेट है, शुद्ध है। सकल मूल्य और शुद्ध मूल्य समझ में आ गया। जीडीपी एनडीपी, यानी ये है सकल घरेलू उत्पाद और ये हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध और सकल में क्या अंतर रहता है? शुद्ध और सकल में हमेशा अंतर रहता है ह्रास का। किसका अंतर रहता है? ह्रास, ह्रास यानी डेप्रिसिएशन। ह्रास का अंतर किस प्रकार रहता है? ह्रास का अंतर किस प्रकार रहता है? ह्रास क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कोई मशीन काम में लेंगे, मशीन से उत्पादन करेंगे, तो मशीन में क्या आएगी? घिसावट आएगी। रात भर पंखे को चलाते हैं तो भी उस पंखे में 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की घिसावट आती है ना। वो क्या हो गया, हमें मतलब 100 रुपये का उत्पादन किया और 2 रुपये की मशीन हमारी क्या हो गई? घस गई। तो वास्तव में उत्पादन कितने रुपये का हुआ? 98 का ही हुआ। यानी वहां पर जो सकल घरेलू उत्पाद तो आएगा 100 रुपये और 2 रुपये का हमें क्या हो गया? ह्रास, तो वो क्या आ जाएगा? 98। यानी सकल में से यदि ह्रास को हम घटा देते हैं, मशीन की घिसावट को घटा देते हैं, तो जो मूल्य बचेगा उसको क्या कहेंगे हम? शुद्ध घरेलू, शुद्ध उत्पाद। यानी सकल उत्पाद, शुद्ध उत्पाद, यह भी सकल उत्पाद, शुद्ध उत्पाद। इसमें से सकल में से ह्रास घटा दिया तो क्या आ जाएगा? एनडीपी। इसी प्रकार ये हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल में से यदि इसमें से क्या घटा देंगे? माइनस कर देंगे ह्रास को, ह्रास को कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? एनएनपी। सकल में से हमेशा ह्रास को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। सकल उत्पाद में से यदि शुद्ध उत्पाद काटना है, उत्पाद दो ही है, या तो घरेलू उत्पाद है या राष्ट्रीय उत्पाद है। यदि सकल घरेलू में से शुद्ध घरेलू निकालना है तो क्या करेंगे? सकल में से ह्रास घटा देंगे। इसी प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो क्या करेंगे? ह्रास घटा देंगे। तो सकल में से शुद्ध निकालना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, जीडीपी निकालनी कैसी है वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। मान लो जीडीपी आपने निकाल ली, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? हमने ऊपर परिभाषा लिखी थी। देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी अब बाद में निकालनी है आपको एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालनी है तो क्या आ जाएगा? जीडीपी माइनस ह्रास। जीडीपी से ह्रास घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह तो होगी घरेलू उत्पाद की बात। घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? यदि घरेलू उत्पाद हम निकालेंगे तो भारत की सीमाओं के अंदर जितना उत्पादन हुआ है, चाहे किसी भी कंपनी ने किया, चाहे वो अमेरिका कंपनी है, जापान की कंपनी है, सभी कंपनियों का जो भारत की सीमाओं के अंदर उत्पादन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने, जब आपके पास जीडीपी है, घरेलू उत्पाद आपने ज्ञात कर लिया, भारत की सीमाओं के
सीमाओं में कितना उत्पादन हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो राष्ट्रीय उत्पाद यदि आपको निकालना है घरेलू के अंदर से, तो आपको क्या करेंगे, क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक तो भारत के अंदर विदेशों वाले पैसे कमाएंगे, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी, भारत वाले भी विदेशों में पैसे कमाएंगे। कई विदेश रहते हैं ना, वो विदेशों में पैसे कमाते हैं। भारत के अंदर भी कई विदेशी कंपनी है, सैमसंग वगैरह बहुत सारी विदेशी कंपनियां वो पैसे कमा रही है। तो जितने भारत के अंदर विदेशों ने पैसे कमाए और जितने भारत वालों ने बाहर दूसरे देशों में पैसे कमाए, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको जीडीपी के अंदर से प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस, प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, जब भारत वाले ज्यादा कमा रहे हैं तो हो जाएगा प्लस, और जब विदेशों वाले ज्यादा कमा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। इससे हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या शुद्ध आय कह सकते हैं, या NFI कह सकते हैं। जो भारत और विदेशों वाला अंतर है उसको क्या कहेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, NFI। यह यदि विदेशों वालों ने ज्यादा कमाया भारत में और भारत वालों ने बाहर कम कमाया तो ये हो जाएगी माइनस। भारत वालों ने यदि ज्यादा कमाया बाहर और विदेशों वालों ने कम कमाया तो हो जाएगी प्लस। इस प्रकार से जो जीडीपी के अंदर NFI है प्लस माइनस हो जाएगा। NNP कब निकलेगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कब निकलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा सकल, जब हमने निकाल ली सकल में से यदि ह्रास घटा देंगे तो इसको कह देंगे GNP माइनस ह्रास, GNP माइनस ह्रास। तो ये क्या हो जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो NNP हमने निकाल ली, NNP यदि आपने निकाल ली है तो ये NNP या तो हो सकती है MP पर, MP हमने यहां पे पढ़ा था ना मार्केट प्राइस, या हो सकती है NNP FC फैक्ट्री कॉस्ट। हमें राष्ट्रीय आय के लिए कौन सी चाहिए, राष्ट्रीय आय के लिए चाहिए NNP FC। क्या चाहिए, NNP FC। यदि NNP MP है, मार्केट प्राइस है, तो FC कैसे निकालेंगे, NNP FC बराबर NNP MP, यहां सब्सिडी तो करेंगे प्लस, क्यों करेंगे मैं समझाऊंगा आपको। सब्सिडी तो करेंगे प्लस, और जो अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्स वह करेंगे माइनस। सब्सिडी प्लस और अप्रत्यक्ष कर माइनस क्यों करेंगे भाई, हम क्या ज्ञात करें हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, देश की सीमाओं के अंदर जितना उत्पादन हुआ है। अब मान लो कि कोई स्कूटी है बाजार में 50,000 में बेची है, लेकिन वह उत्पादन कितने रुपए का हुआ है, 10,000 की जो सरकार ने सब्सिडी दी तब वह 50,000 की हुई है। वास्तव में उत्पादन कितने रुपए का, 60 का। तो 50,000 में बिकी है, मार्केट प्राइस उसकी कितनी है, 50,000, लेकिन उसका उत्पादन मूल्य निकालने के लिए हम जो सब्सिडी दी है वह क्या कर देंगे प्लस, यानी 60,000 की थी 50,000 में बेची और 10,000 जोड़ दिए तो उसका क्या गया, उत्पादन मूल्य। और अप्रत्यक्ष कर माइनस क्यों होते हैं, वह पेन वाला उदाहरण दिया था, 4 रुपये का उत्पादन है, 1 रुपये सरकार ने क्या जोड़ दिया, टैक्स, और मार्केट में वह कितने में बिका, 5 रुपये में। 5 रुपये में बिका, मार्केट प्राइस तो उसकी कितनी है, 5 रुपये। हम क्या निकाल रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, उत्पादन कितने रुपए का हुआ, अप्रत्यक्ष उस पर कितने रुपए का लगा था, 1, वह 1 क्या होगा, माइनस, इसलिए अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया, माइनस हो गया, और उस पेन का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये, यानी 4 रुपये में बना था 4 रुपये आ गया ना। तो हमेशा सब्सिडी प्लस होगी, अप्रत्यक्ष कर माइनस होगा। कब होगा, जब हम बाजार मूल्य से फैक्ट्री मूल्य निकालते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 उदाहरण थे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये हमने निकाल दी, सीख ली। जो फैक्ट्री मूल्य और मार्केट प्राइस है वो भी निकालना सीख लिया।
और जो चालू मूल्य और स्थिर मूल्य उसके लिए आधार वर्ष की आवश्यकता होती है, जिस आधार वर्ष पर जो मूल्य होता है उसके हिसाब से ज्ञात किया जाता है। तो ये भी हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय आय ये हो गई, राष्ट्रीय आय पढ़ रही है, इसकी गणना कैसे करते हैं, क्या तरीका है करने का, तो इस चीज पर हम चर्चा करते हैं। जो राष्ट्रीय आय की गणना का तरीका है, इसकी गणना की 4 विधियां हैं। इन चारों में से भारत के अंदर 2 विधियां काम में लेते हैं। यदि प्रश्न में आपको यह पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है, पहले आप इनकी विधियां देखो, बाद में बताऊं मैं। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि को मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं इसको। जो दूसरी विधि है वह है व्यय विधि, आय विधि और सामाजिक लेखांकन विधि। जो सामाजिक लेखांकन विधि है वो तो क्या है, नई विधि है। विशेष ये 3 विधि है, उत्पाद विधि, मूल्य संवर्धन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरी विधि व्यय विधि और तीसरी है आय विधि। ये 3 विधियों से जो राष्ट्रीय आय की मुख्यतः गणना की जाती है। जो सामाजिक लेखांकन विधि है इसके बारे में मैं बता दूं, यह नई विधि है। जो विकसित देश है यह काम में लेते हैं, विकसित देश इसको काम में लेते हैं। इसकी गणना कैसे करते हैं कि समाज को विभिन्न वर्गों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक वर्ग बना लिया कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक आय वाले, उन सभी समाजों को एक वर्ग में ले लेंगे, 90,000 से 80,000 वालों को एक वर्ग में ले लेंगे, बाद में उनका औसत निकाल कर और जितने आदमी है उनको उनसे गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। ये विधि सामाजिक लेखांकन विधि विकसित देशों में काम में ली जाती है। इसको आप इतना ही आपको पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो कौन सी विधि काम में लेते हैं, एक तो उत्पाद और मूल्य संवर्धन विधि और दूसरी लेते हैं आय विधि, यानी दोनों विधियों का मिश्रण काम में लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि और आय विधि, चाहे उत्पाद कह दो चाहे मूल्य संवर्धन, एक तो ये काम में लेंगे और आय विधि काम में लेंगे। इन दोनों विधियों का क्या लेते हैं, मिश्रण काम में लेते हैं। प्रश्न आ जाए पूछ ले कि भारत में कौन सी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो उत्पाद और आय विधि से। अब देखो वास्तव के अंदर भारत में ये तीनों ही विधियां काम में लेते हैं। ये आय विधि भी काम में लेते हैं, ये व्यय विधि भी काम में लेते हैं, लेकिन व्यय विधि केवल एक क्षेत्र में काम में लेते हैं, किसमें, निर्माण में। जो निर्माण क्षेत्र है उसके लिए क्या काम में लेंगे, व्यय विधि काम में लेंगे। जैसे एक पुल बनाया है सरकार ने, तो पुल की ना ही तो कोई उत्पादन विधि से गणना होगी ना ही आय विधि से गणना होगी, उसकी किस विधि से ज्ञात करेंगे, व्यय विधि से। जितना उस पर व्यय हुआ है वही क्या है, राष्ट्रीय आय। तो प्रश्न में यदि आपको पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो ये 2 ही लेते हैं, उत्पादन और आय। और वास्तव में जो निर्माण क्षेत्र है उसके अंदर ये भी काम में ले जाते हैं। ये आपको नॉर्मल नॉलेज के लिए बताया है। याद ये रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद और आय विधि का प्रयोग किया जाता है भारत में। अब देखो उत्पाद विधि से गणना कैसे करते हैं। उत्पाद विधि से जो भारत का उत्पादन है उसके लिए 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता ही है, कृषि, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में।
द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, वो सभी। और तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवाएं, सेवाओं के अंदर बीमा, बैंकिंग, ये सभी क्या किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में। तो इन तीनों क्षेत्रों में बांटने के बाद प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का जो उत्पादन हुआ है उसके उत्पादन को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। और उत्पादन के जोड़ने को क्या क्या मानते हैं? राष्ट्रीय आय। अब एक देखो, इसका दूसरा नाम है ना मूल्य संवर्धन। ये क्यों पड़े कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मध्यवर्ती वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य सम्मिलित किया जाता है। यह बात मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूं। केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य देखो कैसे, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य। जैसे मान लो 1 किलो गेहूं उत्पादन किए 20 रुपये के, बाद में वो गेहूं पीस कर जो आटा कंपनी है वो आटा बनाकर बेचेगी 25 रुपये में। बाद में उसी आटे की ब्रेड बनाकर, 1 किलो आटे की ब्रेड वाली कंपनी उसे 40 रुपये में बेचेगी। अब देखो यहां पर 20 रुपये को तो आय होगी गेहूं वालों को, 25 वाली आय क्या होगी? जो आटा कंपनी है उसको, और 40 रुपये की आय किसे होगी? ब्रेड कंपनी को। अब यदि हम इसके अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित नहीं करेंगे तो यह आय तो एक ही चीज की है, लेकिन यह कितने की होगी? 60 और 85 रुपये की आय होगी। कितने की होगी? 85 रुपये की। राष्ट्रीय आय में यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित कर लेंगे तो 1 ही किलो गेहूं की आय कितनी मान लेंगे? 85 रुपये। बल्कि वास्तव में उस 1 किलो गेहूं की आय हुई कितनी है? 40 रुपये तो हुई है। तो हम क्या करेंगे? केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित करेंगे। उस 1 किलो जो गेहूं, पहले गेहूं था, बाद में आटा बना, बाद में ब्रेड बनी, तो यहां पर राष्ट्रीय आय के लिए केवल जो ब्रेड वाला है ना वही मूल्य हम क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे, अंतिम वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित करेंगे। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? मूल्य संवर्धन विधि। यानी जीएसटी भी इसी आधार पर लगता है। मूल्य संवर्धन विधि देखो, गेहूं वाले ने 20 रुपये का उत्पादन किया तो उसके लिए कितने रुपए जोड़ दिए जाएंगे? 20 रुपये। बाद में आटे वाले ने कितने का उत्पादन किया? केवल 5 रुपये का उत्पादन किया। 20 रुपये तो गेहूं खरीदे और 5 रुपये उसने जो पिसाई वगैरह ऐड की, तो उसने कितने रुपये का उत्पादन किया? केवल 5 का ही उत्पादन किया। ब्रेड वाले ने कितने का उत्पादन किया? 25 रुपए किलो तो उसने आटा खरीदा और 40 रुपए किलो बेच रहा है, तो उसने कितने का उत्पादन किया? 15 रुपये का उत्पादन किया। ब्रेड वाले ने कितने का किया? 15 का। अब इसको जोड़ो आप, 25 और 15 कितने आ गए? 40। और जो अंतिम मूल्य है वह भी कितना है? 40। यानी जो मूल्य जितना बढ़ रहा है, जितने का उत्पादन किया वो जोड़ेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? मूल्य संवर्धन विधि या उत्पादन विधि। क्लियर होगी ये बात? यानी केवल अंतिम वस्तुओं का ही मूल्य सम्मिलित करते हैं और जो मूल्य जितना बढ़ता है उस आधार पर आय की गणना करते हैं, तो इसको कहते हैं मूल्य संवर्धन विधि। उत्पादन विधि के अंदर जो उत्पादन के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों से संबंधित आय है उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गई उत्पाद विधि। दूसरी विधि है व्यय विधि। किसी क्षेत्र में जितना व्यय हो रहा है उस व्यय को जोड़ देंगे। जैसे मान लो एक आदमी है, वह 10,000 रुपये कमा रहा है साल के, सालाना 10,000 कमा रहा है, तो 10,000 के अंदर से वह कुछ रुपये तो व्यय करेगा और कुछ की क्या करेगा? बचत। केवल दो ही काम में रुपये आएंगे। मान लो 10,000 में से 8,000 रुपये तो उसने क्या कर दिए? व्यय कर दिए, और 2,000 की क्या की? बचत की। तो जो व्यय और बचत है, इन दोनों का जोड़ ही क्या हो गया? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय व्यय विधि में क्या कहेंगे हम? व्यय प्लस बचत। व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। किस विधि में? व्यय विधि में। अब देखो आय विधि। आय विधि एकदम सरल है। आय विधि कैसे? उत्पादन के लिए 5 साधन माने गए हैं। कौन कौन से? देखो, भूमि, भवन,
भूमि सास पूंजी श्रम, इस प्रकार से ये उत्पादन के साधन है। तो देखो, यदि भूमि काम में लेंगे तो भूमि को क्या मिल जाएगा, लगान मिल जाएगा। सास जो व्यवसाय करेगा उसको क्या मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। पूंजी के बदले हमेशा क्या मिलेगा, ब्याज। और श्रम के बदले हमेशा क्या मिलेगी, मजदूरी। तो जो एक्टिव साधन है वो कौन से है, श्रम। यानी कोई भी प्राकृतिक साधन है उस पर हम ये उत्पादन के साधन लगाएंगे तो उसकी रूप परिवर्तन द्वारा, स्थान परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन द्वारा क्या हो जाएगी, उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो जितनी उपयोगिता बढ़ी है, मान लो 100 रुपये की चीज थी और इन ने मिलकर एक मशीन बना दी, 100 रुपये की चीज थी और इन सभी ने मिलकर उसको 1000 रुपये में बेच दिया। तो इन्होंने कितने रुपए की उपयोगिता में वृद्धि कर दी, 900 की। अब ये 900 रुपये है ना, ये अपने अपने हिसाब से बंट जाएंगे। जैसे मान लो कि जो मालिक है वह मजदूरों को दे देते हैं 200 रुपये, पूंजी को दे देता है 50 रुपये, जितने उसने पूंजी ब्याज में लिए उस हिसाब से उसका ब्याज दे देगा। जिसकी जमीन ली है उसको 100 रुपये दे दिए और जितने बच गए वो उसका क्या हो गया, लाभ हो गया, जो व्यवसाय करेगा। तो इस आधार पर वो 900 रुपये इन साधनों में क्या हो जाते हैं, बंट जाते हैं। तो आय विधि के अंदर जो भूमि सास पूंजी श्रम है, ये उत्पादन के साधन है। इन उत्पादन को साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है ना, उन सब का जोड़ क्या हो जाएगा, आय विधि में राष्ट्रीय आय। सामाजिक लेखांकन विधि की हमने पहले चर्चा कर ली। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हमने इसकी विधियां, राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे गणना की जाती है, कौन कौन सी उदाहरण है, इन सभी के बारे में जाना। राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो पहला प्रयास है वो किया दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने पहला प्रयास किया राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित 1867-68 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम किन्होंने प्रयास किया राष्ट्रीय आय की गणना का, दादा भाई नेरोजी ने। इसका यदि वैज्ञानिक प्रयास पूछ ले तो राव ने 1931-32 में प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किया। मतलब दादा भाई नेरोजी के पास तो उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय आय की तो गणना की, लेकिन इसके पास ज्यादा तथ्यात्मक आधार नहीं थे। तो तथ्यात्मक आधार थे राव के पास, तो इन्होंने जो प्रयास किया इसको कहा जाता है प्रथम वैज्ञानिक प्रयास। जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में किसका पूछा जाता है, नेरोजी का। पर पहला प्रयास राष्ट्रीय आय की गणना का किन्होंने किया, दादा भाई नेरोजी ने 1867-68 में। बाद में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सरकार ने क्या बना दिया, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यह क्या करता था, राष्ट्रीय आय की गणना का। परीक्षा में कम से कम अलग अलग परीक्षा में 10 बार यह प्रश्न पूछा होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन करता है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और जो सीएसओ है इसका सहयोग कौन करता था, इसका सहयोग करता था एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सैंपल सर्वेक्षण संगठन है ये एनएसएसओ। यह तो सैंपल इकट्ठे करता था और आय की गणना का काम करता था सीएसओ। यानी प्रश्न यह पूछा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना का काम कौन करता है, तो करता है सीएसओ, और इसका सहयोग कौन करता है, एनएसएसओ। लेकिन यहां ध्यान रखना, लेकिन 2019 में सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ इस दोनों का क्या कर दिया, विलय कर दिया और एक नया संगठन बना दिया, उसको कहते हैं एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह कब बना, 2019 में, एनएसओ। तो अब यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना का काम कौन करता है,
तो एनएसओ करता है राष्ट्रीय आय की गणना का काम। पहले यह प्रश्न सीरियस होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इस चीज को रट लेना कि राष्ट्रीय आय का काम कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना का काम एनएसओ। ये चीज क्लियर है। तो देखो, राष्ट्रीय आय गणना के लिए उत्पाद वृद्धि के अंदर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों की कहानी ऐसी है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर तो कृषि वगैरह, कृषि और कृषि से संबंधित सहायक क्रियाएं हैं, जो पशुपालन, उद्यानिकी, वो सभी आ जाते हैं। तो जिस भी देश की राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा है, वो देश कौन सा होता है? वो होता है अविकसित देश। भारत की भी आजादी के टाइम राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र से ज्यादा थी? 50% से ज्यादा आय भारत में कृषि क्षेत्र से होती थी, प्राथमिक क्षेत्र से होती थी। तो भारत उस टाइम क्या था? अविकसित था। जैसे जैसे देश का विकास होने लगता है, विकसित होने लगता है, उस हिसाब से जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है उनका हिस्सा क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। यानी जब तक देश की आय प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा है, तब तक वह देश कौन सा है? अविकसित। जब द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ने लगता है, तब उस हिसाब से क्या होने लगता है? विकसित। क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है? द्वितीय क्षेत्र में तो निर्माण से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, और तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, ये किस क्षेत्रों में ज्यादा होगी, किन देशों में ज्यादा होगी? जो विकसित है। तो वर्तमान में भारत में 50% से ज्यादा आय तृतीय क्षेत्र से हो रही है और 30 से 35% हो रही है द्वितीय क्षेत्र से, और कृषि क्षेत्र से मात्र 15 से 20% की आय हो रही है। तो जिस हिसाब से और विकसित होगा, उस हिसाब से कृषि का क्षेत्र है, जो कृषि का भाग है, वह क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। क्योंकि जो विकसित देश होते हैं ना, वह कृषि के उत्पाद को डायरेक्ट नहीं बेचते हैं कि गेहूं उत्पादन किया, गेहूं बेच दिए 20 रुपए किलो। वो गेहूं से बहुत सारी चीजें बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे और बनाएंगे, वो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके चीजों को मतलब और ज्यादा दामों में बेचेंगे। डायरेक्ट जो कृषि क्षेत्र है ना, कृषि से संबंधित वस्तु, वो नहीं बेचते हैं। तो यह हमने मोटा मोटी जो राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक है वह कवर कर ली है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटी है जो परीक्षा में आएगी। अब भी आपके कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, ये इसका कारण ये है कि मैंने आपको हर चीज समझाने की कोशिश की है थोड़ी विस्तार से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक का और बढ़ा दूंगा, जिसमें केवल आपको 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक के, और परीक्षा में उन 10-15 प्रश्नों में से जो एक आधा प्रश्न आएगा इस टॉपिक से, वह उन 10-15 प्रश्नों से आ जाएगा। तो यदि आपके टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप वो वीडियो देख लेना। धन्यवाद।